एवरीवन, वेलकम टू ध्रुव डी एजुकेशन चैनल। और आज एंशियंट हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इससे पहले आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने जो पुरातात्विक स्रोत थे उनके बारे में पढ़ा था। कुछ प्राचीन जो पुस्तकें थी उनके बारे में भी पढ़ा था, किसने लिखी है, किससे संबंधित हैं वे। ठीक है, अगर आपने वो क्लास ना देखी हो तो पहले आप वो क्लास देख लेंगे और फिर इस क्लास को देख लेंगे। ठीक है, इसमें आज हम सारी हड़प्पा सभ्यता है जिसको सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे सब डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के आसपास थी। अब देखो ये इसका उत्तर में क्या था? मांडा जम्मू कश्मीर 1400 किलोमीटर, और आलमगीरपुर मेरठ में था यूपी के अंदर पूर्व में। पश्चिम में सुतकांगेडोर पाकिस्तान तक थी ये सभ्यता, और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक थी। ठीक है, ये इसका विस्तार बता दिया है कि उत्तर में कहाँ तक थी और पूर्व में कहाँ थी, दक्षिण में कहाँ थी और पश्चिम में ये सभ्यता कहाँ थी। ठीक है, सारे ध्यान रखने हैं। पूछ लेते हैं, मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ यूपी के अंदर है। दैमाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। और सुतकांगेडोर पाकिस्तान के अंदर है। महत्वपूर्ण विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता की गृह पद्धति के तर्ज पर व्यवस्थित नगर नियोजन था, ये इम्पोर्टेंट है। निर्माण में पक्की ईंटों का उपयोग करते थे। भूमिगत जल निकास प्रणाली थी और मिट्टी के बर्तनों, मुहरों और लिपि का प्रयोग करते थे लोग। दुर्गीकृत नगर नियोजन था, चहुंदड़ों को छोड़ के। चहुंदड़ों में नहीं था ये दुर्गीकृत नगर नियोजन। सिंधु सभ्यता में ईंटों का अनुपात था 4:2:1, और भारत में वास्तुकला का प्रारंभ सिंधुवासियों ने किया था। नियोजित शहरी केंद्र क्या थे, कैसे थे? पश्चिमी टीला था और पूर्वी टीला में बटे हुए थे जो नियोजित शहरी केंद्र थे। पश्चिमी टीला अधिक ऊंचाई पे था, पूर्वी टीला कम ऊंचाई पे था, है ना। दुर्गीकृत था ये पश्चिमी टीला, किले बने हुए थे, और ये अदुर्गीकृत थे। पुरोहित शासक वर्ग का निवास स्थल था ये, और पूर्वी टीला व्यापारी, सैनिक, शिल्पी और नागरिकों का निवास स्थल था। और यहाँ क्या होता था? धार्मिक अनुष्ठान करते थे दोनों मिलके। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा ऐसा नगर था जो 3 भागों में बटा हुआ था, और चहुंदड़ो एकमात्र ऐसा नगर था जो दुर्गीकृत नहीं था। सब कुछ सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर। फैक्ट इतने आ रहे हैं, और फैक्ट ही पूछे जाते हैं पेपर में। पीसीएस हुआ और जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हुए या कोई भी एग्ज़ाम हुआ, यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हुआ, हाई कोर्ट के एग्ज़ाम हुए, मतलब सब में फैक्ट पूछे जाते हैं। और यही फैक्ट आते हैं जो मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ। बस ये बात ये होती है कि हम एग्ज़ाम टाइम में भूल जाते हैं जब हम रिवीजन नहीं करते हैं तो, लेकिन पूछे तो यही चाहते हैं। अगर अच्छे से रिवीजन कर लोगे 2-4 बार तो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। अब हड़प्पा सभ्यता के मुख्य स्थल देख लेते हैं। हड़प्पा ये कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है, और रावी नदी पे बना हुआ है। रावी नदी पे था ये, और खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। सन भी ध्यान रखना है। प्राप्ति साक्ष्य क्या क्या मिला है यहाँ से? अन्नागार मिला है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मानव का धड़ मिला है, पत्थर से निर्मित बने लिंग और योनि के प्रतीक भी मिले हैं यहाँ से, चित्रित मृदभांड मिला है, कब्रिस्तान R37, गेहूँ और जौ के दाने मिले हैं, पीतल की इक्का गाड़ी और स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा और पासा। ठीक है, ये सब कहाँ से मिले? हड़प्पा सभ्यता से। अब मोहनजोदड़ो था, पाकिस्तान में है ये, और सिंधु नदी पे था। राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज करी थी 1922 में। यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था। पूर्ण समाधान के अवशेष मिले हैं, विशाल अन्नागार मिला है यहाँ से, और विशाल स्नानागार मिला है। इस सभ्यता का सबसे बड़ा भवन था। पशुपति की मोहरें मिली हैं, कांस्य की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है, मिट्टी की तराजू, सूती कपड़ा और मार्त देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। चहुंदड़ो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी पे है। एनजी मजूमदार सिंधु नदी पे बना हुआ था ये, और 1931 में एनजी मजूमदार ने इसकी खोज करी थी।
और यहाँ से क्या मिला है, दवात, लिपस्टिक, धातुकार, शैलाभूषण निर्माता, मन का निर्माता, ईंट पर कुत्ते बिल्ली के पदचिन्ह, मिट्टी की बैलगाड़ी और कांसे के खिलौने गाड़ी, ये सब यहाँ से मिले हैं। अब है लोथल, गुजरात, भोगवा, गुजरात में है लोथल, भोगवा नदी पे था और रंगनाथ राव ने इसकी खोज करी थी लोथल की 1957 में। यहाँ से महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक स्थल के अवशेष मिले हैं, शवाधान स्थल मिले हैं, गोदीबाड़ा, अन्नागार और चावल की भूसी और युगल समाधान, स्त्री और पुरुष का एक साथ, ठीक है, एक साथ दफनाया गया था, उसके अवशेष भी कहाँ से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। सुरकोटड़ा ये गुजरात में है, सरस्वती नदी पे है और जगपति जोशी ने इसकी खोज करी थी 1964 में। और एकमात्र स्थल जहाँ घोड़े के अवशेष पाए गए हैं, अंडाकार कब्र मिली है और कलश के साथ शवाधान मिला है। ये घोड़े के अवशेष कहाँ से पाए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी पे है, ए घोष ने इसकी खोज करी थी 1953 में। चूड़ी कारखाना मिला यहाँ से, जुते हुए खेत मिले हैं, ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं और अग्निवेदी मिली हैं। बनावली हरियाणा में है, रंगोई नदी पे है ये, और आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज करी थी 1973 में बनावली। यहाँ से क्या मिला है, अंडाकार बस्तियाँ, व्यवस्थित जल निकास प्रणाली का अभाव, जौ के दाने, लापीसल जुली, अग्निवेदिका, सीधी सड़कों वाला एकमात्र शहर था ये बनवाली। राखीगढ़ी हरियाणा में है, घग्गर नदी पे है, सूरज भान ने इसकी खोज करी थी 1969 में। और यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल था ये। और अन्न भंडार, कब्रिस्तान, नालियाँ और टेराकोटा ईंटें यहाँ से मिली हैं। रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी पे, और जगदत्त शर्मा ने इसकी खोज करी थी 1953 में। यहाँ से क्या मिला है, कुत्ते को मानव के साथ अंडाकार गड्ढे में दफनाया गया है और तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। स्वतंत्रता के बाद खुदाई किया जाने वाला ये पहला स्थल था रोपड़, ठीक है। आलमगीरपुर यूपी के अंदर है, हिंडन नदी पे, जगदत्त शर्मा ने इसकी खोज करी थी 1958 में। और यहाँ से क्या मिला है, टूटे हुए तांबे के ब्लेड मिले हैं, सिरेमिक से बनी वस्तुएं और एक गड्ढे में कपड़े की छाप। बड़ा गांव, हुलास और सनोली स्थलों से ये प्राप्त हुए हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र के अंदर है, प्रवर नदी पे, S.A. साली ने इसकी खोज करी थी 1974 से 1979 में। और यहाँ से कांस्य चित्र मिले हैं, रथी के साथ रथ, बैलगाड़ी, हाथी और गेंडे। हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, नियोजित शहर और संरचनाएं। शहर एक आयताकार ग्रिड पद्धति में थे जहां सड़कें समकोण पर काटती थीं। जिप्सम मोर्टार, समकालीन मिस्र में सूखे हुए ईंटों का उपयोग किया जाता था। जिप्सम मोर्टार क्या थी, सूखी हुई ईंटों का उपयोग, सूखी हुई ईंटें। जिप्सम मोर्टार के साथ पक्की हुई ईंटों की, मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था और ईंटों का अनुपात था 4:2:1, जो यहाँ पे ईंटें प्रयोग होती थी। हड़प्पा सभ्यता के शहर दो भागों में बटे हुए थे। पहला दुर्गीकृत था जिसमें शासक वर्ग रहता था, दूसरा अदुर्गीकृत था जिसमें अन्य वर्ग रहते थे। अधिकतर इमारतों में निजी कुएं थे, हवादार स्नानागार बने हुए थे। इस सभ्यता में मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता के विपरीत मंदिर या महलों जैसी बड़ी स्मारकीय संरचनाएं नहीं बनाई गई हैं। उन्नत जल निकासी प्रणाली की व्यवस्था थी। कृषि कैसी थी यहाँ की, सैंधववासी कुल 9 फसलों का उत्पादन करते थे। मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। अन्य फसलें थी सरसों, तिल, कपास, राई, मटर, ये सब अन्य फसलें थी। केवल लोथल और रंगपुर गुजरात से ही चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से, लोथल और रंगपुर। विश्व में सर्वप्रथम कपास उत्पादन इसी क्षेत्र में किया गया था, इसलिए यूनानियों ने इस क्षेत्र को सिंडन नाम से संबोधित किया। जानवरों की मदद से लकड़ी के हल के द्वारा खेतों को जोता जाता था। पर्याप्त खाद्यान्न और अनाज उत्पादन के कारण किसानों से कर प्राप्त किए गए मेसोपोटामिया की तरह मजदूरी और आपात परिस्थितियों के लिए अन्न को अन्नागार में भंडारित किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं, कहाँ से क्या मिला है, ये साक्ष्य के स्थान है। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लोथल और रंगपुर से। बाजरा लोथल और सौराष्ट्र से मिला है। रागी के साक्ष्य गुजरात से मिले हैं। सरसों के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। जुते हुए खेत कालीबंगा से मिले हैं। मिट्टी का बना हुआ हल बनावली से मिला है। गेंडा
आमरी से मिला है और घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं सुरकोटड़ा से। जानवरों को पालतू बनाते थे ये सैंधववासी। बैलों, भैंसों, बकरियों, भेड़ों, सुअरों, कुत्तों, बिल्लियों, गधों, ऊँटों को पालते थे। ये सारे जानवर पाले जाते थे और एक कुबड़ वाला बैल हड़प्पा सभ्यता वासियों के लिए सबसे प्रिय पशु था। अश्व केंद्रित सभ्यता नहीं थी हड़प्पा सभ्यता, लेकिन सुरकोटड़ा और लोथल से इसके साक्ष्य मिले हैं। ये शेर से परिचित नहीं थे, पर ये हाथी और गैंडे से परिचित थे। गैंडे के साक्ष्य आमरी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। पूछ लेते हैं कि कौन से पशु से परिचित नहीं थे, या ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से कौन से पशु से ये परिचित थे। प्रौद्योगिकी और शिल्प, यह भारत में प्रथम नगरीकरण के रूप में जाना जाता है। पत्थर का प्रयोग प्रचलन में था सैंधव सभ्यता में, लेकिन उन्हें अच्छी तरह से कांस्य का भी ज्ञान था। कभी कभी टीन के बजाय तांबे के साथ साथ आर्सेनिक को मिश्रित किया जाता था। लोहे से परिचित नहीं थे सैंधववासी, पहिए के उपयोग से परिचित थे। महत्वपूर्ण शिल्प थे ईंट बनाना, नाव बनाना, मोहर बनाना, मृद भांडों का निर्माण करना, कुंभकार या चाक या पहिया द्वारा, स्वर्णकार, मन का बनाना, ये यहाँ के महत्वपूर्ण शिल्प थे। व्यापार वाणिज्य कैसा था? सिंधुवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, कृषि और उद्योग था। वस्त्र उद्योग इनका प्रमुख उद्योग था, जिसका प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो था, और ये सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे सैंधववासी। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। विनिमय बाटों के द्वारा नियंत्रित होते थे, जो कि चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बाट तोल में 16 या उसके आवर्तकों जैसे 16, 64, 160, 320 और 640 ये इसमें होते थे बाट जो थे। व्यापारिक वस्तुओं पर शिल्पियों या व्यापारियों द्वारा अपनी मोहर की छाप लगाने की प्रथा थी। ये व्यापारिक वस्तुओं पर अपनी छाप लगा सकते थे। इस तरह की मोहर लोथल से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर नाव के चित्रांकन थे, जिससे अनुमान होता है कि सैंधववासी बाह्य व्यापार वाली नावों का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में पोत निर्माण, नावों द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त गोदीवाड़ा के साक्ष्य से होती है, जो कि समुद्र पारीय व्यापार के पड़ाव के रूप में स्थित बंदरगाह था। मेसोपोटामिया इराक से व्यापारिक संपर्क स्थल व समुद्री दोनों मार्गों से था। व्यापारिक संपर्क स्थल से भी था और समुद्री मार्ग से भी था। सिंधु सभ्यता एवं मेसोपोटामिया के बीच होने वाले स्थलीय व्यापार में मध्यवर्ती की भूमिका में अफगानिस्तान एवं ईरान था। मेसोपोटामिया कहाँ थी? इराक में। जबकि जलमार्ग से होने वाले व्यापार में मध्यवर्ती की भूमिका में महरीन द्वीप था। व्यापार एवं वाणिज्य में लिपि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अतः सैंधववासियों को लिपि का ज्ञान था। यह लिपि मुख्यतः चित्रलेखात्मक तथा गोमुद्रिका पद्धति पर आधारित थी। इस लिपि में एक पंक्ति में बाएं से दाएं और फिर अगली पंक्ति में दाएं से बाएं लिखा जाता था। ठीक है, लिपि का नाम ध्यान रखेंगे। इस लिपि में कुल मिलाकर 375 से 400 तक चित्राक्षर प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। व्यापार मोहरों एक समान लिपि, विनियमित बहार और मानक द्वारा समर्थित था। यह सभ्यता अंतर क्षेत्रीय व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार में संलग्न थे। सुमेरियन ग्रंथ मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंध का उल्लेख करते थे। सुमेरियन ग्रंथ जो थे मेलुहा के साथ भी इनके व्यापारिक संबंध थे, ये बताया गया है सुमेरियन ग्रंथ में। यह नाम प्राचीन काल में सिंधु क्षेत्र को दिया गया था और दो मध्यवर्ती व्यापारिक स्थलों दिलमुन बहरीन में और माकन मकरान तट का उल्लेख करते हैं। परिवहन के लिए नावों का और बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से व्यापार किया जाता था। आयात करते थे सोने का, चांदी का, तांबा, टीन और लाजवर्द का, इन सब का ये आयात करते थे। निर्यात किस किस का करते थे? कृषि उत्पाद का, कपास निर्मित वस्तुओं का, टेराकोटा की मूर्तियों का, चहुंदड़ों से मनके, लोथल से कौच, सैल और हाथी दांत की वस्तुएं और तांबे, इन सब का ये निर्यात करते थे। सैंधववासी निम्न वस्तुओं को इन क्षेत्रों से प्राप्त करते थे। शिलाजीत कहाँ से लेते थे? ये हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। लाजवर्द बदख्शां अफगानिस्तान से मिलता था। सैलखड़ी राजस्थान बलूचिस्तान से निकलता था। चांदी अफगानिस्तान ईरान से लेते थे। फिरोजा खुरासान से निकलता था ये फिरोजा। और सोना कहाँ था? कर्नाटक के अंदर। और तांबा था राजस्थान के अंदर। ठीक है भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है। सामाजिक संस्था सैंधव सभ्यता में मार्थ देवी की पूजा होती थी। इससे स्पष्ट था कि सैंधवकालीन समाज मार्थ सत्तात्मक था।
सैंधवकालीन समाज के लोग शाकाहारी थे और मांसाहारी थे। शहरी बस्ती में पदानुक्रम व्यवस्था थी। व्यापारी और पुजारी इस काल के महत्वपूर्ण वर्ग थे। हड़प्पा के लोग फैशन के प्रति भी जागरूक थे। अलग अलग तरह के केश सज्जा, दाढ़ी रखना इनको लोकप्रिय था। सौंदर्य प्रसाधनों में सिंदूर मिला है, लिपस्टिक मिली है और काजल भी, ठीक है, इनका प्रयोग ये करते थे। पुरुष और महिला दोनों ही आभूषण पहनते थे। हार, पट्टिका, बाजूबंद, अंगूठी पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा पहनी जाती थी, लेकिन चूड़ियाँ, कमरबंद, पायल, कान की बाली केवल महिलाएं पहनती थीं। मन के सोने, तांबे, कांस्य, कार्नेलियन, क्वार्टज, सैलखड़ी, लाजवर्द ये आदि इन सब से बनाए जाते थे मन के। मछली पकड़ना, शिकार करना और बैल की लड़ाई उनके मनोरंजक खेल थे। राजनीति कैसी थी सैंधव सभ्यता की? सैंधव सभ्यता में राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव था, क्योंकि एक संगठित बलीय सेना का कोई स्पष्ट साक्ष्य यहाँ से नहीं मिला है। केंद्रीय प्राधिकरण ही संस्कृति के एकीकरण में योगदान देता था। हड़प्पा में पुरोहित शासक नहीं थे, जैसा कि निचले मेसोपोटामिया के शहरों में था, लेकिन संभवतः व्यापारियों के एक वर्ग द्वारा ये शासित था। धार्मिक परंपराएं क्या थीं हड़प्पा सभ्यता में? सैंधव नगरों की खुदाई में मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य नहीं मिले हैं, मंदिर के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। मुहर में 3 सींग वाले पशुपति शिव को एक योगी के बैठने की मुद्रा में दर्शाया गया है, जो हाथी, बाघ और गैंडे से घिरे हुए हैं, और उनके सिंहासन के नीचे एक भैंसा है और उनके पैर के पास 2 हिरण हैं, ठीक है। तो इनसे पता चल रहा है कि उन्हें किस किस जानवर की जानकारी थी। लिंग और योनि की पूजा व्यापक रूप से की जाती थी। ऋग्वेद में गैर आर्यों को लिंग का उपासक कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो उर्वरता की देवी का सूचक है। इस सभ्यता की प्रमुख देवी मार्त देवी थी और इसके द्वारा अग्नि की भी पूजा की जाती थी। सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्षों जैसे पीपल और जानवरों जैसे गेंडा, कुबड़ वाले बैल, इन सब की पूजा करते थे ये सैंधववासी। और हड़प्पा सभ्यता भूत और बुरी ताकतों में विश्वास करती थी और इसलिए उन्हें ताबीज़ का प्रयोग करते थे, इसलिए वे भूतों से बचने के लिए ताबीज़ का प्रयोग करते थे। मृदभांड, चित्रित मृदभांड की तुलना में सादे मृदभांड आम थे और ये प्राय लाल मिट्टी के बने होते थे और आमतौर पर मजबूत और अच्छी तरह से पके होते थे। चित्रित मृदभांड को लाल और काले मृदभांडों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि को चित्रित करने के लिए लाल रंग का उपयोग, डिज़ाइन और आकृति बनाने के लिए चमकदार काले रंग का प्रयोग किया जाता था, इसलिए चित्रित मृदभांड को लाल और काले मृदभांड कहा जाता है। पेड़, पक्षी, जानवरों की आकृतियाँ और ज्यामितीय पैटर्न चित्रों के प्रमुख विषय थे। अधिकांश मृदभांड चाक द्वारा निर्मित होते थे। दुर्लभ रंग बिरंग मृदभांड काले, लाल, हरे और कभी कभी सफ़ेद और पीले रंग के ज्यामितीय पैटर्न पाए गए हैं। मुहरें कैसी थी? वर्गाकार थीं और सैलखड़ी से बनी होती थी। मुहरों में एक तरफ एक जानवर, गाय नहीं या मानव आकृति, और दूसरी तरफ एक अभिलेख या दोनों तरफ अभिलेख होते थे। एक तरफ तो जानवर होता था कोई भी, लेकिन उनमें से गाय नहीं थी, और एक तरफ होती थी मानव आकृति, नहीं मतलब गाय या तो जानवर होता था या मानव आकृति, और दूसरी तरफ था अभिलेख या फिर दोनों तरफ अभिलेख होता था। मुहरों का उपयोग पहचान के रूप में मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। शैक्षिक उद्देश्यों के लिए भी इनका उपयोग करते थे। स्वास्तिक के समान चिन्ह वाली मुहरें भी मिली हैं। प्रकार थे इसके वर्गाकार और आयताकार। कला कैसी थी? कांसी की ढलाई, लास्ट वैक्स तकनीक का उपयोग व्यापक पैमाने पर होता था। लास्ट वैक्स तकनीक का प्रयोग। मुख्य रूप से मानव और पशु की मूर्तियां पाई गई हैं। उदाहरण है नर्तकी की मूर्ति जो त्रिभंग नृत्य मुद्रा में खड़ी है। पत्थर की मूर्तियां भी मिली हैं। यहाँ से दाढ़ी वाला व्यक्ति मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त तथा सैलखड़ी से निर्मित इसकी व्याख्या एक पुजारी के रूप में की गई है। मोहनजोदड़ो से मिली है दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति। लाल बलुआ पत्थर पुरुष धड़ की आकृति मिली है और हड़प्पा से प्राप्त तथा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। ये टेराकोटा आकृतियाँ मिली हैं, कम संख्या में प्राप्त हुई हैं, जैसे मार्त देवी है, सींग वाले देवता का मुखौटा और खिलौना, ये सब टेराकोटा की आकृतियाँ हैं। शवाधान प्रणाली, इस सभ्यता में मृतकों के अंतिम संस्कार की 3 प्रणालियाँ मिली हैं। एक तो पूर्ण शवाधान था, मृतकों को कब्र में दफनाया जाता था। इसमें आंशिक शवाधान, इसमें पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। और दाह संस्कार, मृतकों को जलाने की परंपरा थी इसमें।
पतन कैसे हुआ सिंधु सभ्यता का? 2000 ईसा पूर्व के बाद सिंधु सभ्यता में गिरावट आई और धीरे धीरे इसका पतन हो गया। संभावित कारण माने गए हैं मिट्टी की उर्वरता में कमी हुई, भूमि में अवसाद का जमना, आर्यों का आक्रमण हुआ, व्यापार में गिरावट हुई, बाढ़ आई, भूकंप आए। सबसे स्वीकार्य कारण पारिस्थितिक असंतुलन माना गया है। ठीक है भाई, पारिस्थितिक असंतुलन के कारण सिंधु सभ्यता का अंत हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के क्या कारण रहे हैं? इतिहासकारों ने अलग अलग बताए हैं। बाढ़, मार्शल, मैके और SR राव ने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ थी। जॉन मार्शल ने भूकंप को इसका कारण बताया है। फेयर सर्विस ने पारिस्थितिकी असंतुलन को इसका कारण बताया है। MR साहनी ने भूतात्विक परिवर्तन को बताया है और व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड ने विदेशी आक्रमण को इसके पतन का कारण माना है। ठीक है, तो ये था आपका सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सारे हमारे इस एक वीडियो के अंदर कवर हो गए हैं। 1 से 2 बार वीडियो देख लेना, आपके अच्छे से सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।